नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू, विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की हमारी मेहमान है भारत से श्रेयसी पावगी। श्रेयसी पावगी एक प्रतिभाशील और सृजनशील व्यक्तित्व हैं जो अपनी कला, आत्मविश्वास और सौम्यता से सभी का मन मोह लेती हैं। सीखने की जिज्ञासा और मंच पर उनकी प्रभावशाली उपस्थिति उन्हें विशिष्ट बनाती है। संस्कृति और अनुशासन के रंगों में रंगी श्रेयसी एक उज्जवल भविष्य की राह पर अग्रसर है। तो आइए मिलते हैं श्रेयसी पावगी से। श्रेयसी, आपका नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। एंड सभी को मेरा प्रणाम। अ, बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि आज सिंगापुर से मेरा ये जो इंटरव्यू है लिया जा रहा है, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो श्रेयसी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका संबंध एक पारिवारिक संगीत परिवार से है। तो इस पारिवारिक जी संगीत संस्कार ने आपकी कला को कैसे आकार दिया है? थोड़ा सा आप अपने बचपन के बारे में बताएं और उसके बाद हमारे प्रश्न का जवाब दें। जी। मेरी दादी स्वर्गीय आशा पावकी जी ग्वालियर घराने के बहुत बड़े गुरु थे। नारायण महादेव जोशी जी, उनसे उन्होंने ग्वालियर घराने की तालीम ली थी। और वो खुद भी परफॉर्म करती थी वहाँ पे। वो कानपुर में रहा करती थी और महाराष्ट्र समाज के जो नाटक होते थे, जो नाट्य संगीत जिसे हम कहते हैं, उसमें भी वो परफॉर्म करती थी। वही टैलेंट मेरे फादर में आया, डॉक्टर सुनील पावगी जी। आप कह सकते हैं हेरिडिटरी भी है, गॉड गिफ्ट भी है। मेरे फादर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, मेरी दादी वोकलिस्ट थी, मैं भी वोकलिस्ट हूँ। तो हम्म। जो फायदा मैंने देखा है कि जिनके घर में जन्मजात संगीत हो, वो इस तरह से लकी हैं कि अ, उन्हें वो बहुत बारीक बारीक सी चीजें जो हमें आम किसी पर्सन को बतानी पड़ती हैं, वो जब जैसे संस्कार होते हैं घर में अगर संगीत के, तो वो अपने आप आदत में आ जाते हैं। उनको सीखने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप संस्कारों के थ्रू हमारे अंदर आ जाते हैं। जी जी। हम उन्हें अननोइंगली इम्बाइब कर लेते हैं। तो ये फायदे मैंने देखे हैं। प्लस जैसे सुर लय ताल जो है वो सिखाया नहीं जा सकता, वो जन्मजात होता है। तो मुझे इस तरीके का फायदा मिला है कि मुझे भगवान ने तो ये तोहफा दिया ही है, प्लस मेरे घर में भी संगीत था, तो ये दोनों मिलके जो फायदा हुआ है, उसका आज मैं बहुत ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे घर में उन्होंने मुझे संगीत बचपन से दिया है। और वो ट्रेनिंग जो होती है, जो एक संगीत की, लेकिन वो अननोइंगली अपने संगीत को और स्ट्रॉन्ग करता है। और बहुत चीजें जो हमें, जो आम बच्चे हैं उनको बाहर जाके सीखना पड़ता है, वो मुझे घर में ही मिल गई। तो ये फायदे मैंने देखे हैं। जो गले की तैयारी है, जो हरकतें हैं, जो जी बेसिक्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक है, ये सब मेरे घर में शुरू से ही मुझे सिखाया गया है। मेरे फादर ने मुझे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी ट्रेन किया है, मेरी दादी ने भी बचपन में मुझे सिखाया है। तो वो संगीत की जो तालीम थी वो बचपन से ही हो रही थी। जी जी। श्रेयस जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक कहावत जी है कि प्रिंसिपल का भी बच्चा होगा फिर भी उसे पहली से पढ़ना पड़ता है, मतलब केजी से शुरुआत करनी जी पड़ती है। जी 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 तो जी। आपके साथ ये तो किस संगीत भाव में, रहा? जी संगीत में देखिए, बहुत लोग को ऐसी गलत फहमी है कि हम 1-2 साल में संगीत सीखेंगे और गाने लगेंगे। तो हम्म। जिस तरह से हम एक स्कूलिंग करते हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे हम जाते हैं और पूरा 12th तक की पढ़ाई करते हैं, ऐसे ही म्यूजिक में भी वो ट्रेनिंग बचपन से जरूरी है अगर आपको एक प्रोफेशनल सिंगर बनना है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग बचपन में अच्छा गाते हैं, आगे जाके जब आवाज बदल जाती है, खासकर लड़कों में ऐसा होता है। लेकिन लड़कियों में भी अगर बचपन में कोई अच्छा गा रहा है, जरूरी नहीं है वो आगे जाके अच्छा गाए। वो इंटरेस्ट कितना डेवलप होता है, ट्रेनिंग कितना काम करती है, प्लस गले में हरकतें आती है कि नहीं, एक फुल पैकेज होना होता है एक सिंगर बनने के लिए, एक परफॉर्मर बनने के लिए। तो वो ग्रेजुअली आपको एज बाय एज और जैसे मैच्योर होते जाते हैं वैसे पता चलता है। तो हम बचपन से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम सिंगर बनेंगे, वो ग्रेजुअली दिखता जाता है।
तो मेरे घर में ये बात रही कि मेरे फादर मुझे ट्रेन तो करते रहे, और उन्होंने हर चीज में मुझे टेस्ट भी किया कि अच्छा अब क्या लेवल है, अब क्या लेवल है, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। तो उन्हें जो प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप दिखता रहा, उससे ये इरादा पक्का हो गया कि मुझे म्यूजिक में ही जाना है। तो इस तरह से अगर आपको प्रोफेशनल सिंगर बनना है तो आपकी बचपन से ट्रेनिंग जरूरी है, नहीं तो कम से कम 10-15 साल की तो एक भारी ट्रेनिंग लगती ही है, एक खासकर संगीत एक की शास्त्रीय शुरुआत संगीत कहाँ से में। की जाती है, आप थोड़ा सा बताएंगी? अगर सुर से की जाए तो किस तरह से सुर का अभ्यास करते हैं? फिर देखिए, ये जैसे मैंने भी पहले भी बताया था कि जिनके अंदर सुर लय ताल ताल का जन्मजात ज्ञान नहीं है, ये चीजें सिखाई नहीं जा सकती। आप कितना भी किसी को सुर सिखा लीजिए, लय सिखा लीजिए, ताल, अगर इन 3 फैक्टर्स में से एक भी मिसिंग है तो पहली बात तो वो सिंगर बनने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन पहली बात, अगर ये तीनों आपको जन्मजात मिले नहीं, उसके बाद फिर उस आधार पे, अगर जैसे आप कोई गाना सुन रहे हैं, फिल्मी गाना सुन रहे हैं या कोई भी रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं, अगर आप उसको उस तरह से गा पाए, तो पहली बात तो ये एक पहला स्टेप होता है कि अच्छा आप फॉलो कर पा रहे हैं। क्योंकि संगीत में जो है वो फॉलो करना, सुनना, लिसनिंग 70% काम है और सीखना 30%, आप ये कह सकते हैं। बहुत लोग सुन सुन के सीखते हैं, गुरु भी जब सामने सिखाते हैं तो वो गाते हैं और हमें उसे रिपीट करना होता है उसी तरह से। तो ये चीज जो कर सकता है वही आगे संगीत की ट्रेनिंग भी ले सकता है और आगे उसमें कुछ कर सकता है। कुछ सुर आप इसका कोई सुनाकर शॉर्टकट दिखाएं नहीं हमें। है। जी जरूर। जैसे मानिए मेरे गुरु ने ये सरगम गाई, हम्म। नी रे ग म ध नि सा नि ध प म ग रे ग म प म ग प रे ग रे सा। तो अगर ये मैं रिपीट नहीं कर सकती तो फिर मैं म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं ले सकती। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर उन्होंने बोला नी रे गा, आई हैव टू रिपीट लाइक दैट, रे गा मा गा। तो जो जो भी वो गाएंगे मुझे वो वैसा का वैसा सुनाना पड़ेगा उसी वक्त। तो हम समझ सकते हैं कि हम संगीत की ट्रेनिंग ले सकते हैं। ओके, क्या बात है। तो आपके पिता और जी। दादी दोनों ही महान संगीत साधक रहे हैं। उनसे आपने जी, कौन सी सबसे महत्वपूर्ण सीख पाई? सबसे बड़ी सीख तो यही है कि रियाज कभी नहीं छोड़ना है। हम्म। जिस तरह से मैथमेटिक्स का की प्रैक्टिस आपको हमेशा करनी पड़ती है। अगर आपने थोड़े दिन मैथ्स के फॉर्मूले की प्रैक्टिस नहीं करी तो आप भूल जाते हैं। हम्म। उसी प्रकार से अगर आप रियाज रोज नहीं करते हम्म। तो आपका गला साथ नहीं देता। आप जैसे चाहते हैं वैसे आप अपना गला नहीं चला सकते। जैसे एक पायलट का अपने प्लेन पे कंट्रोल होता है, उसी प्रकार मुझे भी अपने गले पे कंट्रोल चाहिए। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही निकलना चाहिए। अगर मैं म लगाना चाहती हूँ तो म लगे, जैसे रे सा, सा बोल रही तो सा आना चाहिए। तो जो मैं चाहती हूँ वही स्वर लगाऊंगी। इस इतना कंट्रोल गले पे तभी आता है जब आप रोज रियाज में रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी सीख मुझे मिली। प्लस डिसिप्लिन कि सबसे पहले तो संगीत को वो महत्व देना है। अगर आपको संगीत को एज अ प्रोफेशन लेना है तो ये कैजुअली करना नहीं चलेगा कि आपने आते जाते कर लिया या जी टाइम पास के लिए कर लिया। जी जी जी। आपको एक समय बनाना पड़ेगा, एक समय निर्धारित करना पड़ेगा कि आप उस समय पे रोज रियाज करेंगे और धीरे धीरे अपना रियाज बढ़ाएंगे। तो इस तरह की चीजें मुझे काफी सीखने को मिली अपने घर में। जी। और मेरे फादर ने तो मुझे तरह तरह का संगीत सुनाया, तरह तरह के संगीत से अवगत कराया। तो मुझे कई सारे जॉनरास जो हम कह सकते हैं म्यूजिक के, वो इस प्रकार से मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और मैंने उसे किया। श्रेयसी लता दीनानाथ मंगेशकर स्मृति दिन समारोह जैसे प्रतिष्ठित मंच पर गायन का अनुभव कैसा रहा? कोई विशेष स्मृति साझा करेंगे आप? सबसे पहले तो इस प्रोग्राम का ये जो मुझे परफॉर्म करने का अवसर मिला है उसके लिए मैं श्री आदिनाथ मंगेशकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हृदयनाथ जी के सुपुत्र हैं। और ये प्रोग्राम हर साल मुंबई में षणमुखानंद ऑडिटोरियम में किया जाता है। इसमें मुझे पहली बार प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान हुआ। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि मुझे पद्म विभूषण आशाताई जी के दर्शन हुए, उनसे आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका बहुत मुझे ब्लेसिंग्स मिली, अप्रिसिएशन मिला।
हरिहरन जी के साथ मैंने परफॉर्म किया है। मतलब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। उनका भी आशीर्वाद, अप्रिसिएशन मिला, प्लस उनके साथ स्टेज शेयर किया मैंने। ये तो मतलब ये तो मैं एक बयां भी नहीं कर सकती कि ये कैसा अनुभव था मेरे लिए। और हृदयनाथ जी से, उषा ताई जी से, पूरी पूरे मंगेशकर परिवार ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया और मेरे टैलेंट की सराहना की। तो ये एकदम वन ऑफ अ काइंड टाइप का ये अनुभव था, जो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरे संगीत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे दिग्गजों से आशीर्वाद और सराहना प्राप्त करना बहुत सौभाग्य की बात है। और इससे मेरा मनोबल तो बहुत बड़ा ही है। और मुझे आगे भी उनके लिए गाने के मौके मिल रहे हैं। जी, क्या बात है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि पद्म जी भूषण। बिल्कुल। जी। लता दीनानाथ मंगेशकर जी के स्मृति दिन के समारोह पर आपको मौका मिलना और पद्म भूषण। जी। और मुझे लता जी को, जी, लता दीदी को मुझे स्वरांजलि अर्पित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या। उनसे मुलाकात तो कभी नहीं हो पाई, लेकिन उनको मैंने स्वरांजलि अर्पित की। इसे इसे मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। जी। पद्म भूषण पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी और आशा भोसले जी जैसे दिग्गजों की उपस्थिति में प्रस्तुति देना कितना प्रेरणादायक रहा आपके लिए? सबसे पहले तो मैंने जो गजल गाई थी हम्म। वो हरिहरन जी द्वारा कंपोज की गई थी और आशा ताई ने गाई है। तो जी। उनकी गजल उन दोनों की उपस्थिति में उनके सामने गाना, इससे बड़ा सौभाग्य और प्लस ये भी डर था कि मैं उसे सही तरह से निभाऊं, जो कि उनके हिसाब से मैंने निभाया। हम्म। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज भी था, प्लस मुझे बहुत खुशी भी थी कि मैं उनके सामने उनकी चीज प्रस्तुत कर रही हूँ। हम्म। तो एक तरह से मेरा ये उनको एक मैंने डेडिकेट किया। हम्म। तो ये एक्सपीरियंस मतलब मेरे लिए सब कुछ था। मतलब संगीत में बहुत बड़ी उपलब्धि लगी मुझे ये मेरे लिए, जी, और है भी। वो गजल हम आपसे सुनना चाहेंगे। ओके जी, जरूर। यूं न थी मुझसे बेरुखी, यूं न थी मुझसे बेरुखी, पहले तुम तो ऐसे न थे कभी, पहले तुम तो ऐसे न थे कभी, पहले यूं न थी मुझसे बेरुखी, पहले जिसमें शामिल तुम्हारी थी, जिसमें शामिल शामिल जिसमें शामिल तुम्हारी मर्जी थी, हमने चाही वही खुशी, पहले हमने चाही वही खुशी, पहले यूं न थी मुझसे बेरुखी, पहले। बहुत खूबसूरत। आपने हरिहरन जी और राहुल देश पांडे जी के साथ मंच साझा किया, उनसे आपको जी। क्या सीखने को मिला? अ, सबसे पहले तो मैंने बचपन से ही जब मैं प्रोग्राम्स अटेंड करती थी, ऐसे क्लासिकल के कॉन्सर्ट या जो भी बड़े लोग हमारे शहर में आते थे, तो बचपन से ही मेरे फादर मुझे हर कॉन्सर्ट जो भी होता था, मैं लखनऊ में रहती थी, तो वहाँ पे जो भी बड़े बड़े लोग मुंबई से आते थे या क्लासिकल फील्ड के या बॉलीवुड के जो भी परफॉर्म करने आते थे, तो उनका हमेशा मुझे संगीत सुनाने के लिए तो ले ही जाते थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये संस्कार होना भी बहुत जरूरी है। आपको अगर आगे परफॉर्म करना है तो एक परफॉर्मर कैसे बैठते हैं, कैसे प्रस्तुति देते हैं, कैसे सबको प्रणाम करते हैं, कैसे उनका एक एक जो बिहेवियर है स्टेज पर, वो कैसे होता है,
इससे हमें भी एज अ परफॉर्मर वो सीखने को मिलता है कि हमें भी स्टेज पर कैसे बिहेव करना है। हम जैसे लोगों के बीच में आम तौर पे रहते हैं वैसा नहीं करना है, हम्म, स्टेज प्रेजेंस एक अलग ही होती है, ये सीखने को मिलता है। दूसरी बात, अ, उनका कॉन्फिडेंस, खैर कॉन्फिडेंस तो प्रैक्टिस से आता है, आप जितने अच्छे मुझ पर दिखता है। तो ये सारी चीजें बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जब आप किसी का परफॉर्मेंस देखते हैं। और साथ में अगर आपके साथ वो बड़े लोग परफॉर्म करें तो एक अलग ही अनुभव मिलता है कि उनसे बहुत सीखने को मिलता है कि वो किस तरह से प्रस्तुति दे रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है, वो किस तरह से ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी, संगीत के अलावा भी बहुत सारे बिहेवियरल पैटर्न्स जो होते हैं, जो स्टेज पे होने चाहिए, ऑडियंस को आप कैसे एड्रेस करते हैं, वो सब भी देखने को मिलता है और सीखने को मिलता है। जी। और मुझे तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं अनुभव से आता है। जितनी बार आप स्टेज में परफॉर्म करेंगे उतनी हाँ बार जी। आप निखरते चले जाएंगे। और जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका अभ्यास कि आप कितना सीरियस ले रहे हैं मंच पर जाना और वहां बिल्कुल। पर देना। जी तो बिल्कुल। जी, ये चीज आपको निखारती है। वो किसी भी फील्ड में, संगीत का मुझे ज्यादा अनुभव बिल्कुल। नहीं है, लेकिन जी। मंच में प्रदर्शित करना मतलब ये एक मंच, माइक का आपको अनुभव होता है, वहां पे स्टेज का कैसे, आपको जो मॉनिटर्स लगाते हैं वो फीडबैक सिस्टम लगाते हैं जिससे आपको आपकी आवाज सुनाई पड़ती है, हम्म, उसका अनुभव आता है। कई कई प्रोग्राम्स में मैंने ऐसे भी गाया है जहाँ पे माइक ठीक नहीं है, हम्म, या मुझे अपना फीडबैक नहीं मिल रहा है, या ठीक से उन्होंने जितना मुझे बेस चाहिए या जितना मुझे, जो भी बारीकियां होती हैं एक साउंड इंजीनियर वो समझ सकता है, वो सारी चीजें प्रोग्राम्स देने से ही पता चलती है कि पहले ऐसा हुआ था, अब ये चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो जी बहुत सारी चीजें हमको पता चलती है, तो परफॉर्म तो हमें करते ही रहना चाहिए एज अ परफॉर्मर, जी चाहे छोटे छोटे लेवल पे भी आप कर रहे हो तो जी, भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये परफॉर्मेंस मंच मिलना मतलब किस तरह से आप हम्म। मंच तक पहुंचते हैं, और इसका सबसे मेन बेस क्या होता है कि एक जगह आपने परफॉर्म किया तो ऑर्गेनाइजर जी देखता है, या माउथ टू माउथ जी एडवर्टाइजिंग होती है, या जो आप बच्चों को सिखा रहे होते हैं, या कुछ मंच आप जी। लाते हैं, किस तरह से आप वहां तक रीच आउट करती हैं? जी देखिए, मैं तो स्कूल टाइम से ही कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म करती आई थी, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती आई थी, जीतती भी आई थी काफी कॉम्पिटिशन्स में। तो इस प्रकार से आपको जो लोग सुनते हैं वही आगे आपको प्रोग्राम्स के लिए भी बुलाते हैं। हम्म, तो मेरा तो एक तरह से करियर सेट हो चुका था बचपन से ही कि मैं जो कॉम्पिटिशन्स में गाती थी वहां कोई ऐसे लोग आते थे जो आगे परफॉर्मेंस के लिए मुझे बुलाते थे। तो एक प्रोग्राम में आपने गाया, वहां से आपको दूसरे किसी ने आपको देखा और उन्होंने आपको दूसरा प्रोग्राम ऑफर किया, तो मुझे तो, मेरा अनुभव यह है कि मुझे एक परफॉर्मेंस के बाद दूसरी परफॉर्मेंस का मौका आ ही जाता है। हम्म, और स्टेज मिलना मतलब, देखिए अगर आप जिस ग्रुप में रहते हैं, म्यूजिकल ग्रुप में, अगर आपने कोई एक परफॉर्मेंस दी और वहां पे और भी म्यूजिक फील्ड के लोग आते हैं, तो अपने आप ही आपका एक सर्कल तैयार हो जाता है, लोग सुनते हैं आपको, अच्छा एक नई आर्टिस्ट आई है या इसको मौका देना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम मिलते मिलते वो बड़े लेवल के प्रोग्रामों में तब्दील हो जाते हैं। जैसे मैं बचपन से गा रही हूँ तो आज मैंने मंगेशकर फैमिली के लिए परफॉर्म किया, यहाँ तक मैं पहुंची। तो ये ग्रेजुअली ही हुआ है, मतलब एकदम से नहीं होता है। जी, मेरा तो बचपन से ही ये सफर रहा है। हम्म, बाकी लोग जो बाद में भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बचपन से हुआ है तो बाद में नहीं हो सकता, या बाद में हुआ है तो बचपन से होना जरूरी है, ऐसा भी इसका कोई नियम कानून नहीं है। हमारा एक फंडा ये है कि आप करते रहिए, आपको कभी ना कभी स्टेज नसीब होगा अगर आप उस काबिल हैं तो। जी। आप इस और बारे में छोटे क्या छोटे कहना गैदरिंग्स में चाहेंगे कि जी। जैसे पहले था कि मंच लेना सिर्फ ये होता था कि फेस टू फेस ही आप कर सकते हैं, अब जैसे डिजिटल जी। मीडिया आ गया है तो ये आपके हम्म। लिए काफी सुविधाजनक हो गया है कि आप अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, पब्लिक अपनी जी ऑडियंस खुद जी बना सकते हैं। तो इसके बारे में जी। आपके क्या विचार हैं? देखिए, सोशल मीडिया आने के से तो एक रेवोल्यूशन आ ही गया है संगीत जगत में भी। हम्म, जैसे पहले लोग प्लेबैक पे डिपेंडेंट थे कि अब प्लेबैक सिंगर बनने के लिए हमको इंडस्ट्री में कदम रखना पड़ेगा, वहाँ के लोगों से मिलना पड़ेगा। और आज भी इंडस्ट्री में घुसना इतना इजी नहीं है, वहाँ पे अपनी पहचान बनाना इजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल भी होता है। अ, वो मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन कुछ हिडन चीजें होती हैं जो आम जनता को नहीं पता होती है कि वो प्लेबैक सिंगर कैसे बने। हम्म, 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 तो बहुत सारे अ, उसके लिए दिक्कतें आती हैं, हर कोई प्लेबैक तक नहीं पहुंच पाता, इसका मतलब ये नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, बट उसका तरीका अलग है। लेकिन
ये सॉरी, आपका प्रश्न क्या था? प्रश्न ये एग्जैक्टली डिजिटल exactly. आने से जो रेवोल्यूशन आया है तो उनमें हाँ, आर्टिस्ट को सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जी। तो ये तो सोश आर्टिस्ट के लिए जी मंच क्रिएट करना और ऑडियंस खुद इकट्ठी करना अपनी ये जी कितना आसान हो गया है, तो इसके जी बारे में जी आप क्या कहना जी। चाहेंगे? नहीं, सोशल मीडिया का फायदा बस एक सबसे बड़ा है कि आप घर बैठे दुनिया को अपना गाना सुना सकते हैं। हम्म, लेकिन अब आजकल जो मैं ट्रेंड देख रही हूँ कि लोग सोचते हैं हमारे फॉलोअर्स नहीं है, कुछ लोग के मिलियन फॉलोअर्स हैं, कुछ लोग के 100 फॉलोअर्स हैं। तो अब ये फॉलोअर्स में भी बहुत सारी टैक्टिक्स हैं कि वो अपना पेड प्रमोशन कर करके भी अपनी ऑडियंस बढ़ाते हैं। उसमें भी मॉनेटरी चीजें लगती हैं। मतलब जैसा लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया से एक रात में 1 मिलियन व्यूज हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एक प्लेटफॉर्म जरूर मिलता है कि आपने वहां पे अपना गाना हमेशा के लिए प्रिजर्व कर लिया है, कि आप अपना अपलोड करते रहिए और शेयर करते रहिए। अब वो जितने लोगों तक पहुंचे वो तो हम नहीं कह सकते। हम्म, लेकिन एक ऐसा मंच मिला है कि वहां पे आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। जी जी आप अपने मन से कितने भी गाने शेयर कर सकते हैं, आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं। ये जी सोशल मीडिया ने आपको एक ये दिया है। जी। जी। तो आप कई संगीत इट इज अ रेवोल्यूशन। यस, तो आप कई संगीत जी शैलियों ठुमरी, भावगीत, नाट्य गीत, जी जी अभंग, जी गजल में पारंगत हैं। जी गजल हम आपकी सुन ही जी। चुके हैं। तो हर शैली का आपके लिए क्या मायने हैं? इनमें अलग अलग कैसे प्रस्तुति करनी होती है, और आपके लिए सबसे बेहतरीन भाव क्या है? जी, बचपन से देखिए मुझे फिल्मी गानों में तो बहुत ही इंटरेस्ट रहा है और आज भी है। हम्म आज भी मैं फिल्मी गानों को बहुत एंजॉय करती हूँ। हाँ, आजकल का जो प्रेजेंट दौर चल रहा है गानों का, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन इससे पहले का जो दौर था, क्योंकि आजकल म्यूजिक बन ही नहीं रहा है। आजकल रैप म्यूजिक आ रहा है। आजकल जो म्यूजिक आ रहा है वो डांस के लिए आ रहा है, वो गाने के लिए नहीं आ रहा है। तो अगर तो बॉलीवुड के और ना गाने ही वो देखे शास्त्रीय जाए संगीत तो से कहीं आप से भी प्रभावित जी है। जी बॉलीवुड के गाने देखे जाएं तो आपको सबसे अच्छा आपका फेवरेट सॉन्ग क्या था, जो पीछे के जमाने में, मतलब आप कह रही हैं कि पहले जो संगीत बना करता था? अ, जी, जैसे मोहम्मद रफी जी के गाने, हम्म लता दीदी के गाने, आशा भोसले जी के गाने, हम्म मुझे उनके जमाने के गाने ही ऑब्वियसली वो तो सभी को पसंद है, वैसे ही मुझे भी पसंद है। हम्म लेकिन बीच में दौर था जब अलका याग्निक जी थी, सोनू निगम जी थे, अभी श्रेया घोषाल ने भी बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हैं। तो इनके दौर तक भी अच्छा था। लेकिन अभी जो आजकल के जो नए चल रहे हैं, वो मुझे आजकल का ना ही संगीत पसंद आता है, ना ही संगीत प्रोडक्शन पसंद आता है। क्योंकि क्या है, वो एक तो कॉपी कर करके बना रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो पहले भी सुना है। दूसरी बात, क्वालिटी म्यूजिक नहीं आ रहा। क्योंकि उसमें मैं एक जब मैं बच्चों को यहाँ अपना इंस्टीट्यूट में डिसर्टेशन करवाती हूँ, तो मैंने उनको भी एक टॉपिक दिया है कि फिल्म संगीत पर शास्त्रीय संगीत का प्रभाव। तो मैंने उनको ये चीज उसमें बताई है कि पहले के जो म्यूजिशियंस थे वो शास्त्रीय संगीत सीखे हुए थे, जैसे नौशाद जी, जैसे हेमंत कुमार जी, जैसे हम्म और भी ऐसे बहुत लोग। तो हम्म आजकल के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स भी हैं, जो आजकल के हैं एकदम नए आए हुए हैं, वो तो ना ही शास्त्रीय संगीत का उनका बैकग्राउंड है, और पता नहीं वो सीखे भी हैं या नहीं, कुछ पता नहीं है। लेकिन उनके म्यूजिक को सुन के तो नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ तालीम ली है। तो इस तरह से इसकी वजह से क्वालिटी म्यूजिक भी नहीं आ रहा है। नहीं तो पहले रागों पे बेस्ड म्यूजिक आता था, उसका लेवल ही अलग था। उनमें कठिनाई भी थी गाने में। जैसे आप लता दीदी के, मोहम्मद रफी जी के, आशा ताई के गाने सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने चैलेंजिंग गाने थे। आजकल के गाने ऐसा लगता है कोई भी सड़क चलता आदमी भी गा सकता है। नॉट टू से लाइक दैट, बट म्यूजिक म्यूजिक की क्वालिटी नहीं रही है, केवल म्यूजिक है। हम अपने तो प्रश्न मुझे में आज भी आएंगे कि पुराने दौर के थोड़े। जी जी, जो ये ठुमरी, जी भावगीत और नाट्य जी गीत, अभंग, गजल, तो इसमें जी पारंगत हैं, तो इनकी जी शैली पर जी। जो अंतर है आप मुझे जरा बताएं। जी अ, जैसे हर एक शैली का अपना एक अंदाज होता है। जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे शास्त्रीय गायकों को सुना है जो फिल्मी गाना गाते हैं तो वो क्लासिकल के अंदाज से गाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप भजन गा रहे हैं तो भजन ही लगना चाहिए, उसमें गजल की बारीकियां नहीं आनी चाहिए। गजल गा रहे हैं तो उसमें भजन का एक एसेंस नहीं आना चाहिए। हर शैली अपने अलग साउंड करनी चाहिए। जैसे मैं वेस्टर्न भी गाती हूँ। बहुत इंडियंस है जो वेस्टर्न गाते हैं, और उसमें जो वेस्टर्न पैटर्न की जो तान होती है उसमें वो इंडियन तान का स्वरूप लगाते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि दैट पर्सन इज नॉट अ वेस्टर्न सिंगर।
वो क्लासिकल की तरह से वेस्टर्न गा रहे हैं, या ऐसा लगता है पोएट्री गा रहे हैं। तो इस तरह से ठुमरी जैसे ठुमरी हम सेमी क्लासिकल मानते हैं, मतलब उपशास्त्रीय संगीत। तो शास्त्रीय संगीत पूरी तरह से शास्त्र को फॉलो करता है, उसमें कुछ नियम कानून है, इसीलिए उसको शास्त्रीय संगीत कहते हैं, एक शास्त्र पर आधारित है वो। उपशास्त्रीय शास्त्रीय से प्रभावित हम कह सकते हैं, शास्त्रीय पर आधारित, लेकिन पूरी तरह से शास्त्रीय नहीं। तो उसमें जैसे अब क्लासिकल में मींड तत्व है, उसका सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी क्लासिकल में प्रयोग होता है, लेकिन उस मींड तत्व का ठुमरी में प्रयोग नहीं होगा। ठुमरी में मुर्की खटका ये सारी चीजों का प्रयोग होगा। ऐसे ही गजल में भी मुर्की खटका प्लस गजल में शायरी जो होती है उसका बहुत महत्व है, शब्दों का बहुत महत्व है। क्लासिकल में शब्दों का महत्व ज्यादा नहीं है, और लाइट म्यूजिक में सेमी क्लासिकल में सब में शब्दों का बहुत महत्व है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, और मैं खासकर ध्यान रखती हूँ कि मैं गजल गा रही हूँ तो मैं गजल ही गा रही हूँ, वो क्लासिकल नहीं लगनी चाहिए। और क्लासिकल गा रही हूँ तो उसमें लाइट का अंदाज नहीं आना चाहिए, वो भी मैं ध्यान रखती हूँ। क्योंकि मैं कई तरह के जॉनरास गाती हूँ, तो वो मैं अलग 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 रखने का पूरा प्रयास करती हूँ। जी, आप हमें एक ठुमरी गाकर दिखाएं, सुनाएं। जी जरूर। जी। आपको तानपुरी की आवाज आ रही इस तानपुरी नहीं। अभी आ रही शायद थोड़ी थोड़ी। जी। ये उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की ठुमरी सुनाने जा रही हूँ आपको, जी। जो बहुत मशहूर है। जी। पटियाला घराने के गायक थे वो। जी, स्वागत है। जी। ए याद पिया किया, याद पिया किया, याद पिया की आई, ये दुख सा न जाए, हाय याद पिया की आई, दुख सा न जाए, हाय राम याद पिया की आई। आ बाली उमरिया तूने रे से जरिया, बाली उमरिया तूनी से जरिया, जो बन पी तो जाए, हाय राम याद पिया की आई, राम याद पिया की क्या बात है, बहुत खूबसूरत। आई। हाँ जी। थैंक यू। और भावगीत और नाट्य गीत, तो ये अभंग क्या चीज है, जी। थोड़ा इसके बारे में आप हमें बताएं। अभंग हम कह सकते हैं, अभंग हम कह सकते हैं कि मराठी लैंग्वेज में भजन है। अच्छा। तो अभंग एक तरह से, हाँ, बस उसको महाराष्ट्र में ही गाया जाता है। ओके ओके। महाराष्ट्र का ये एक फॉर्म है, एक स्टाइल है, हम्म। लेकिन ये टिपिकली भजन ही है। बस जी। वो मराठी भाषा में है। तरह जी, के भजन जैसे होगा। बहुत सारे, जैसे महाराष्ट्र को संतों का देश माना जी जी, हाँ जी, सॉरी। महाराष्ट्र को संतों का देश माना। हाँ, जैसे महाराष्ट्र को संतों का देश माना जाता है, तो यहाँ पे जैसे संत तुकाराम, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, ऐसे हम्म। बहुत सारे संत हुए विठल। हैं। तो हम्म। उनके बनाए हुए, उनके रचे हुए अभंग हम्म। हम गाते हैं यहाँ पे। जी। एक छोटा सा अभंग आप सुनाएं जरा तो हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभंग जो मैं गाने जा रही हूँ, ये भारत रत्न लता दीदी का गाया हुआ अभंग है, और संत तुकाराम जी का रचा हुआ। हम्म। सुंदर ते ध्यान उभे
विटेवारी सुंदर ते ध्यान उभे विटेवारी कर कटावरी ठेवुनिया सुंदर ते ध्यान उभे विटेवारी सुंदर ते ध्यान तुलसी हार से पीताम्बर कासे पीताम्बर आवड़ आवड़ तेजी रूप सुंदर तेरा उभे विटेवारी सुंदर तेरा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। जी। थैंक यू। हाँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी। तो अब जी, हम आगे बढ़ते धन्यवाद। हैं। जी। अलग अलग राज्यों और जी देशों बिल्कुल। जैसे यूएई में प्रस्तुतियां देने से आपकी कला में कौन से नए आयाम जुड़े हैं? तो आप दुबई भी जा चुकी हैं प्रस्तुति देने के हाँ लिए। जी। जी। तो वहाँ का अनुभव। जी जी। जी, दुबई में एक इंडियन कम्युनिटी मुझे मिली, जो समय समय पर कुछ गजल, भजन, ठुमरी या फिल्मी गानों का आयोजन करते हैं। तो वहाँ पे ऐसी एक छोटी सी महफिल थी, तो उसमें मैंने परफॉर्म किया था। तो बहुत ही अच्छा लगा कि दुबई में भी बहुत सालों से, कम से कम 25-30 सालों से वो भारतीय लोग वहाँ रह रहे हैं और अभी भी अपने कला को संजोए हुए हैं। मतलब अभी भी उन्हें अपनी कला के प्रति बहुत ही सम्मान है और वो सम्मान पूर्वक भारतीय कलाकारों को बुलाते हैं और उनका प्रोग्राम रखते हैं। तो जी। मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और उन्होंने उतना ही एंजॉय भी किया। उन्हें उन्होंने भी उन सारी शैलियों को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुना। तो बहुत ही अच्छा लगा, उनका जो जेस्चर था मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जी। जी। जी तो युवा कलाकारों में इंडियन क्लासिकल संगीत की रुचि बढ़ाने के लिए किन जी। प्रयासों की आवश्यकता महसूस होती है? इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अ, अ, देखिए, अभी वैसे देखा जाए तो अ, युवा कलाकारों में मतलब अभी जो ये पीढ़ी जो अभी है, काफी इजाफा भी हुआ है। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक लुप्त हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। बहुत सारे, मैं तो महाराष्ट्र में तो देखती हूँ हर घर में कोई ना कोई शास्त्रीय संगीत की तालीम ले ही रहा है। जी। मुझे हाँ, जैसे बंगाल में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है। ऐसे ये जो प्रांत है ये तो पूरा क्लासिकली ओरिएंटेड है ही। कर्नाटक संगीत अलग है, अलग शैली है। लेकिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है वो बंगाल में भी बहुत चलता है, महाराष्ट्र में भी चलता है। तो काफी तादाद है आजकल युवा साउथ में भी कलाकारों की। बहुत चलता है, साउथ में सभी अपने बच्चों बहुत चल। जी और जी जी। जी जी। तो जी भरतनाट्यम, जी जी। कथक और संगीत का भी हाँ, देख वो सब कुछ। क्लासिकल ही जी जी। देते हैं। जी जी। जी। पूरी तरह से जो नृत्य वाद्य संगीत, नृत्य वाद्य और गायन है, हम्म। उसका पूरा चीज हमें इन तीनों प्रांतों में देखने को मिलता है। जी। सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूंगी कि अगर आम जनता में भी क्लासिकल के प्रति जागरूकता बढ़ानी है, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें फिल्में बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। जी। मतलब जैसे पहले के भी काल में जब शास्त्रीय राग आधारित गाने बनते थे, तो लोगों को उस तरह से, बहुत ऐसे लोग हैं, पुराने लोग मुझे मिलते हैं जो हमसे कई 2-3 दशक पहले के जन्मे हैं। हम्म। अ, उनको मालूम होता है, अच्छा ये राग यमन पर आधारित है, ये राग भैरव वो पर इस धरोहर आधारित को है, ये थामे मालकोंस पर हुए हैं। जी। जी जी। और ये उनको नाम कैसे पता? तो फिल्मों के थ्रू, क्योंकि फिल्म में वो गाना आया है। हम्म। तो आजकल की जो फिल्में बन रही हैं उनमें इक्का दुक्का ऐसे गाने आते हैं जो किसी राग पर आधारित हैं। तो मुझे लगता है, क्योंकि सभी फिल्में देखते हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी फिल्में देखते हैं। तो अगर फिल्मों के माध्यम से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को बढ़ाया जाए आगे, अगर फिल्म में और ज्यादा, अभी जैसे हिप हॉप का कल्चर बहुत आ गया है,
आप देखेंगे वेस्टर्न से बहुत प्रभावित हो रहा है। और आपको मैं एक आश्चर्य की बात बताऊं कि वेस्टर्न म्यूजिक भी पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, उनके बीट्स कॉपी कर रहे हैं, और कुछ अलग ही, बिल्कुल बिल्कुल भी जो अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा संगीत निर्मित हो रहा है आजकल। तो पूरी तरह से वो ना वेस्टर्न है, ना ही वो पूरी तरह से इंडियन है। करेक्ट करेक्ट, सही कह तो रही वेस्टर्न तो प्रमोट जी, तो हैं। जो वेस्टर्न का प्रमोशन वेस्टर्न तो म्यूजिक सारे है, ये जी। कोरियन म्यूजिक या फिल्में बहुत ज्यादा कोरियन कॉपी म्यूजिक, के पॉप आजकल बहुत ज्यादा है जी। तो मेरा कहने का मतलब है वेस्टर्न कंट्रीज बहुत सारी हैं, और उनका प्रमोशन, क्योंकि उनकी लैंग्वेजेस आपस में मिलती हैं, मतलब इंग्लिश भी पूरे वर्ल्ड में चलती ही है। तो आप वो चीज प्रमोट करिए जो एक वर्ल्ड हेरिटेज है, जो अपना इंडियन क्लासिकल वर्ल्ड हेरिटेज है, और वो हर जगह नहीं पाया जाता है। जी वेस्टर्न में लगभग सभी देशों में एक एक कॉमन शैली है, जो एक ही प्रकार से एक ही तरह का म्यूजिक निर्मित किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए क्लासिकल में हमारे यहाँ ताल जो है, जैसे तीन ताल है, एक ताल है, दीपचंदी है, कहरवा है, दादरा है, तिलवाड़ा है, ऐसी कई प्रकार की तालें होती हैं। ताल एक सिस्टम होता है जिसमें रह के हमको एक राग की बंदिश गानी पड़ती है। जी जी अब जी। उनके यहाँ सिर्फ 8 बीट्स वाला एक ताल सिस्टम होता है जनरली। हम्म। और यहाँ पे 16 मात्रा, 12 मात्रा, 10 मात्रा, आ, आ, 7 मात्रा, ऐसे कई प्रकार की तालें हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए आठ जी। और जो 8 बीट की ताल होती है वो है कहरवा। और कहरवा का सबसे ज्यादा प्रयोग वेस्टर्न म्यूजिक में होता है, और हमारे फिल्मी गानों में भी आपको 8 मात्रा की ही ताल दिखेगी। तो हम्म ये चीज तो कॉमन हो गई पूरे वर्ल्ड में। तो हम्म। आप ऐसी चीज को बढ़ावा देना चाहिए आपको जो कम है और लुप्त होने का डर है। बिल्कुल अभी तो बिल्कुल, खैर लुप्त होने का डर नहीं होती है, जा काफी रही है। प्रमोशन हो रहा है। लेकिन भारत का जी नाम भी अगर आप देखें ना, तो भाव जी राग ताल जी के आधार पर है। जी, बिल्कुल ये बिल्कुल पूरे संगीत सिस्टम के ऊपर ही वो भारत का नाम है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। वो और शास्त्रीय संगीत की सराहना वेस्टर्न वाले भी करते हैं। बिल्कुल, तो अगर आप उन चीजों को जी छोड़ देंगे और उनको नहीं पकड़ के जी रखेंगे अपने हेरिटेज को, जी तो कहीं ना कहीं वो जी खोता चला जाएगा, लुप्त होता चला जाएगा। जी तो जिससे जी। आपके देश का जैसे मैंने नाम ही आजकल लुप्त के होता जा रहा है। जी, हम्म जैसे आजकल की जो आम जनता है उसमें जो बच्चे हैं वो हमेशा क्लासिकल के नाम पे मुंह बनाते हैं, हम्म मतलब जिनको नहीं मालूम है, इवन इवन आम लोगों को जी। तो हाँ ये समझ कौन देगा? तो मुझे लगता है बॉलीवुड या फिल्म इंडस्ट्री इसमें जी। बहुत बड़ा योगदान दे सकती है, अगर वो कथक, भरतनाट्यम जैसे डांसेस को अपने गानों में प्रमोट करें, हम्म क्लासिकल आधारित गाने बनाएं। तो हम्म। इस प्रकार से जनता को भी थोड़ा बहुत क्लासिकल ज्ञान का मिलता ज्ञान होगा और उसकी तरफ वो उन्मुख होंगे जी। है। जी बिल्कुल तो सही। मुझे ऐसा लगता है कि ये करना बहुत जरूरी है आज की जनरेशन के लिए खासकर। जी जी, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा कहा है, और इस चीज के लिए मैं जी खुद जी 100% सहमत हूँ इस बात से, कि अगर आप जी जी मतलब अपने देश की धरोहर को नहीं रखेंगे सहेज कर, तो जी कहीं आप जी, जड़ों को काट रहे हैं आपकी जो सही बात है। तो ये बहुत घातक है आपके लिए। फिर आपका एक तरह से जी आत्महत्या जी जिससे है वो खत्म हो जाएंगी, तो आप ही कहाँ रहेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि आजकल तो आपको बताऊं कि मेरे फादर जहाँ पे एचओडी थे, भातखंडे म्यूजिक यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, हम्म, वहाँ पे तो उनके पास श्रीलंकन स्टूडेंट्स भी सीखने आते थे, वहाँ पे रशियन स्टूडेंट्स थे जो तबला सीखने आते थे। अभी आपको पता होगा पंडित शिव कुमार शर्मा जी जो जी संतूर वादक थे, जी उनके एक जापानीज शिष्य हैं। हाँ ऐसे कई बड़े बड़े गायकों और वादकों के फॉरेन के शिष्य भी हैं। जी तो वो तक हमारा कल्चर समझ रहे हैं, तो हमारी भारतीय जनता को तो हमारा कल्चर समझ में आना ही चाहिए जब दूसरे उससे प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा कहना है जी। सही सही बात कह रही हैं आप, बिल्कुल। तो जी जी मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि MIT ADT यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ इंस्टीट्यूट की भूमिका निभाते जी। विद्यार्थियों के विकास के लिए आपका दृष्टिकोण क्या है। अपने स्टूडेंट्स को भी मैं रोज यही बताती हूँ, रियाज का महत्व बताती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ आप फिल्मी गाने जरूर गाइए, लेकिन उसमें भी आप क्लासिकल फैक्टर्स ढूंढिए। अगर आप एक गाना गा रहे हैं तो आप ये देखिए कि उसमें कौन से स्वरों का इस्तेमाल हुआ है, कौन सा राग है, इस पर आधारित है। आप उसकी नोटेशन निकालने की कोशिश कीजिए। मतलब आप जो भी गाना गा रहे हैं उसको आप क्लासिकल की नजरिए से देखिए। और क्लासिकल का रियाज तो आपको करना ही करना है, भले ही आपको फिल्मी में आपको करियर बनाना है, आपको भजन में करियर बनाना है, गजल में बनाना है, नाट्य गीत में बनाना है, कि आपको ठुमरी में बनाना है।
लेकिन शास्त्रीय का जो आधार है वो तो आपको लेके आगे जाना ही है, क्योंकि क्या है, जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, उससे हमारी बॉडी मजबूत होती है। बिल्कुल। इस तरह क्लासिकल म्यूजिक से हमारा गला ट्रेन होता है, गला मजबूत होता है। जी। जी। जैसे अभी आप तबला सीखेंगे, अगर आपने उस पे एक हाथ या उंगली मारी तो उसमें वजन नहीं आएगा। जब तक आप उसको कम से कम 1000 10,000 बार आप कोई उंगली मारेंगे तो आप उसके बाद सुनेंगे कि आपकी उंगली का क्या वजन उस तबले पे पड़ रहा है। ऐसे ही गले में वजन आने में टाइम लगता है। रियाज होना और ये भी मैंने बच्चों को, जी, अभ्यास होना, मीन्स कहते हैं ना कि बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो इसकी जी प्रैक्टिस बिल्कुल बिल्कुल और बार बार करना बिल्कुल, और समझना। बार बार करना है, बार बार। और अगर जैसे आपको मैंने नी रे ग म ध नि सा सा नी ध प म ग रे सा, इसका रियाज आपको हजारों बार करना है, तो ये उस तरह से आएगा जैसे आना चाहिए, जैसा आना अपेक्षित है। गले में वजन आने में टाइम लगता है। अगर मैंने, मान लीजिए मैंने एक तान गाई, आ, ये कैसी लग रही है, और आ, आ, ये कैसी लग रही है, तो वजन का फर्क है। अगर आपका गला जैसे जैसे तैयार होगा, उसमें गमक, गमक, मींड, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको रियाज करके ही आएंगी। वो ऐसे आ ही नहीं सकती। ये शॉर्टकट वाला काम नहीं है। जैसे और सब्जेक्ट्स में आप रात भर पढ़ के आप सुबह एग्जाम दे सकते हैं, जी। बट गुरु आपको एक झटके में पकड़ लेगा आपने रियाज किया है कि नहीं। आप सिर्फ सा लगाएंगे और उनको पता चल जाएगा आपने रियाज किया है कि नहीं। तो हम्म। ये ताकत है म्यूजिक की और उसके प्रैक्टिस की। सही सही बात है, और यही चीज क्लासिकल नृत्य में भी जी, शामिल है कि नृत्य में भी उतना ही, जी जी जी। कोई शॉर्टकट तरीका आपका नहीं, फुटवर्क ही आप, तुरंत नहीं मतलब कोई शॉर्टकट पहुंच नहीं है। सकते कि आप जी, सोचें कि भाई मैं कोई 2 साल शॉर्टकट तक नहीं है। सीख लूं और मैं एकदम ज्ञाता बन जाऊं इसका, तो ये ऐसा नहीं नहीं नहीं, है। आप बहुत लोग, उतना आपको एक हंसी की बात ये भी बताती हूँ। हम्म, जी, मुझे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, अभी भी सीख रही हो, अभी भी सीख रही हो। क्लासिकल के सीखने की कोई लिमिट ही नहीं है। नहीं होते, इसमें ये क्या होता प्रैक्टिस है, जैसे है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, हाँ, जी, नहीं, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है मैथमेटिक्स में, वैसे ही आप, जैसे मान लीजिए मैंने गाया सारे ग, ये एक गाया, तो ये सारे ग भी हो सकता है, गरे सा भी हो सकता है, ग सा रे हो सकता है, रे ग सा हो सकता है। इसमें कितने सारे एक ही में कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो ऐसे आलाप और तानों के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, हम्म। ये ये आपकी निरंतर प्रैक्टिस से आपके दिमाग से उपज के रूप में निकल के आते हैं। उपज तो ही हमारा इसका मोटो है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। उपज ही इसका सार है कि सारे। अल्टीमेटली जो आपका, जी, अल्टीमेटली जो क्लासिकल है दैट इज स्पॉन्टेनियस, आप रट नहीं सकते। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में उतने कॉम्बिनेशन बनेंगे ताने और आलापों के, और राग का विस्तार करने की आपकी, जैसे आज आप गा रहे हैं कोई राग 10 मिनट के लिए, जी। रियाज करते करते वही राग आप 1 घंटे भी गा सकते हैं। जी। जी। तो मैटर क्रिएट होता है। बिल्कुल। ये है रियाज का महत्व। जी। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्लासिकल मतलब अभ्यास, और अभ्यास जरूरी है। आपका तन मन सोच नहीं, पूरी तरह से इन्वॉल्व होनी निरंतर चाहिए, आपको करना पड़ेगा। और वो बिल्कुल अभ्यास ही आपको उस बिल्कुल। डिवाइन के साथ टच करवाता है। कहते हैं ब्रह्मांड में हर ताल राग और ये सब जो है संगीत पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, लेकिन आप कब अलाइन होते हैं कि जी उसको आप उतार सकते हैं अपने अंदर, और वो अलाइन जी होना जी ही, बिल्कुल, उसे ही अभ्यास कहते हैं। जी बिल्कुल। जी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने जी साक्षात्कार के, कि आप सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में भी सक्रिय हैं। संगीत को समाज और संस्कृति से जोड़ने की आपकी दृष्टि क्या है? आपने जैसे बताया है कि संगीत जो है अपने समाज में, क्लासिकल संगीत आना चाहिए, तो इसके विषय में मैं जी थोड़ा आपसे जी, जानना चाहूंगी। देखिए, इसमें मैं बोलना चाहूंगी सबसे बड़ा योगदान जो इस चीज में दिया है वो है स्वर्गीय पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी और स्वर्गीय पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ये दोनों बहुत बड़े संगीतकार भी थे। पलुस्कर जी तो बहुत बड़े गायक भी थे। मतलब आज हम जो शास्त्रीय संगीत लिख पढ़ सकते हैं वो इन दोनों की बदौलत। इन दोनों ने ही संगीत को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। नहीं तो पहले सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा में चला करता था। हम्म। अंग्रेजों के टाइम में भी सिर्फ दरबारों तक वो सीमित था। अंग्रेजों से के आने से पहले भी भारत में सिर्फ दरबारों तक सीमित था। मतलब सिर्फ राजाओं के दरबार में चलता था या गुरु शिष्य परंपरा में चलता था। उसके आउटसाइड
कोई वो संगीत किसी को देता नहीं था, हम्म। अपने ही वंशजों में वो आगे बढ़ाते थे। हम्म। तो समाज से वो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं था उस समय, और इसको तब अभिजात संगीत भी कहा जाता है, क्योंकि एलिट म्यूजिक था ये, सबको अवेलेबल नहीं था। तो अंग्रेजों का एक ये योगदान रहा है कि उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन सिस्टम शुरू किया, नहीं तो पहले तो हमारे यहाँ पढ़ने की पद्धति भी गुरुकुल की ही थी। जी जी। तो जो इंस्टीट्यूशंस आए, तो फिर भातखंडे जी और पलुस्कर जी दोनों ने ही इंस्टीट्यूशन में संगीत का विभाग खोलने का विचार किया। हम्म। और इसी तरह से लाहौर में गांधर्व महाविद्यालय 1901 में पहला संगीत का इंस्टीट्यूशन पलुस्कर जी ने स्थापित किया। उसके बाद भातखंडे जी ने भातखंडे म्यूजिक यूनिवर्सिटी, जो उसका नाम पहले मैरिस म्यूजिक कॉलेज था, हम्म। उसको स्थापित किया। उन्होंने बड़ौदा स्टेट म्यूजिक स्थापित किया बड़ौदा में, हम्म। और माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर में। हम्म। ये 3 इंस्टीट्यूशंस उन्होंने स्थापित किए और इसमें म्यूजिक विभाग खोला, और उसमें सभी सामग्री उपलब्ध कराई, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध कराए। फिर उसमें परीक्षाएं करवाई, टीचर्स नियुक्त किए। टीचर्स भी ऐसे थे, जो शिक्षक थे वो खुद बहुत बड़े बड़े गायकों को उन्होंने नियुक्त किया। तो इस तरह से उन्होंने समाज को संगीत में जोड़ा, कि जो भी संगीत से जोड़ा, जैसे जो आम जनता थी, ये काम जो उन्होंने किया वो जन सामान्य को संगीत से जोड़ने के लिए किया, कि उनको पता चले कि शास्त्रीय संगीत क्या होता है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि उनका बैकग्राउंड म्यूजिक का हो, कोई भी आम पर्सन वहां पे शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो ये काम तो पहले ही उन लोगों ने कर लिया है, हम्म। संगीत को समाज से जोड़ने का। आज हम बस इतना ही कर रहे हैं कि अगर हम कोई रील भी बनाते हैं, म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, जैसे सोशल मीडिया की बात आपने करी थी, उसमें हम्म। हम ऐसी चीजें भी कभी कभी अपलोड करते हैं जो शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया हो। जैसे कभी कोई तराना अपलोड कर दिया, कभी कोई शास्त्रीय संगीत की बंदिश अपलोड कर दी, अब उस रील तो सभी लोग देखते हैं। हम्म। तो इस तरह से समाज में पता चले कि शास्त्रीय संगीत क्या है। ऐसे भी यूट्यूब पे तो करोड़ों रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं बड़े बड़े गायकों की, बड़े बड़े संगीतज्ञों की। हम्म। लेकिन हम भी एक कंट्रीब्यूशन की तरह ये कर रहे हैं कि जो हमें आता है हम उसको भी एक तो अपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू आगे बढ़ाएं, जी। और साथ ही हम आम जनता में भी उस चीज का प्रचार करें। जागरूकता तो बढ़ाएं। इस तरह से मैं, हाँ, जी जी, इस तरह से मैंने मतलब अपने वीडियोस के थ्रू भी जोड़ने का प्रयास किया जो है आपने दिया। समाज को संगीत से। क्या बात है, जी। बहुत खूबसूरत। जी, तो आज थैंक के डिजिटल युग में रील्स और सोशल मीडिया ने यू। संगीत को कैसे प्रभावित किया है, काफी कुछ आप बता चुकी हैं। तो आपका व्यक्तिगत जी, अनुभव मैं जानना चाहूंगी। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि सबसे पहले तो आजकल रील्स में जो आ रहा है, वो हम्म। आम जनता एज एन एंटरटेनमेंट देखती है। उसका क्या उसमें मेरे ख्याल प्रभाव से पड़ रहा है एजुकेशनल दिमाग के अंदर ना, मतलब वो एक सिखा नहीं रहा है कुछ भी, वो सिर्फ एक। सिखा नहीं रहा है, बल्कि मैं कहना चाहूंगी बिगाड़ रहा है। जी जी। आज लोग सोशल मीडिया के पीछे पागल हो गए हैं। हम्म। मतलब उनको एक तो पहली बार डिप्रेशन का कारण हो रहा है वो, हम्म। कि बहुत आर्टिस्ट ऐसे हैं, मतलब मैं एक आर्टिस्ट होके ये बता सकती हूँ कि बहुत ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो व्यूज के पीछे पड़े रहते हैं। अरे मेरे को व्यूज नहीं आए, फिर वो हाँ। डिप्रेस हो जाते हैं कि उसके तो 1 मिलियन हो गए, मेरे तो 100 भी नहीं जा रहे हैं। एक हम्म। तो पहली बात ये भावना आ रही है। दूसरी हम्म। बात ये है कि रील्स बनाने के चक्कर में अपने जो महत्वपूर्ण काम है या रियाज छोड़ के पहले रील बनाना है। हम्म। क्योंकि बहुत लोगों ने उसका एल्गोरिदम कुछ मालूम कर लिया है कि रोज इतने रील बनाएंगे, रोज रोज डालेंगे तो हमारे व्यूज जाएंगे, और ऐसा हम्म। मतलब ये इतना ज्यादा ऑडियंस सेंट्रिक हो चुका है कि लोग अपना मूल काम भूल के हम्म। सोशल मीडिया के पीछे भाग रहे हैं। और हम्म। जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, ज्यादातर ऐसा है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, बट एजुकेशनल बहुत ही कम लोग दे रहे हैं। जी जी। तो हमें ये भी डिपेंड करता है सोशल मीडिया पे हम फॉलो क्या कर रहे हैं। क्या बिल्कुल। हम एजुकेशनल कुछ फॉलो करें? आप एंटरटेनमेंट भी करिए, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन हमेशा ही एंटरटेनमेंट करेंगे तो प्रगति कैसे होगी? बिल्कुल, आजकल तो डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है, तो बहुत बहुत। कुछ चीजों को की समझ पैदा करना बहुत जरूरी है। और जी अब जी कुछ लोगों ने शुरुआत कर दी है इस चीज को बताने जी की। ये जी चीज भी हम जी रील्स को ही देख रहे हैं कि वो खुद ही कहते हैं जी, कि मोबाइल में रील देखना गलत बात है। तो बिल्कुल। जी। और इस चीज की जागरूकता मतलब बच्चों पर बहुत ज्यादा जगाने की जरूरत है और उनको समझाने की जरूरत है, जो कि जी, उनके लिए और ज्यादा खतरनाक हो गया है कि वो एडिक्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो छोड़ नहीं पाते उस चीज को। नहीं छोड़ पाते। और ये एक मेरा यहाँ पे ऐसी। कहना है कि पेरेंट्स पेरेंट्स को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को बहुत ही छोटे से, मुझे पता है आज के जमाने में कहना मुश्किल है ये, लेकिन
बच्चों को इतनी छोटी उम्र से इतने महंगे महंगे गैजेट्स देना बंद करें सबसे पहले, या उनको कोई पहले उपलब्धि होने दें उनको। पहले की तरह से, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आज भी मैं पुराने तरीकों पे ज्यादा विश्वास रखती हूँ। जैसे अगर मुझे कहीं प्रोग्राम देने जाना है, मैं आईपैड के बजाय गाना लिख के ले जाती हूँ आज भी। वैसे मुझे लिरिक्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम्म। लेकिन फिर भी मैं अपने साथ अगर कुछ रखना भी है तो मैं लिख के ले जाती हूँ। मैं हम्म। डिजिटल मीडिया पे आज भी बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी पुराने तरीके पसंद है। जैसे आज जो चाहिए लोग चैट जीपीटी पे देख लेते हैं, अपना दिमाग ही नहीं लगाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है इंटरनेट और ये एआई हो या सोशल मीडिया हो, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है बच्चों पर। तो ये पेरेंट्स को देखना चाहिए कि वो ऐसा क्या हो गया है कंटेंट ना देख रहे कि चलिए हम क्लासिकल संगीत की बात कर रहे हैं तो हम अपने हैं। जी क्लासिकल पर ही आधारित रहते हैं प्रश्न और उत्तर के। जी जी लेकिन उन जी बातों से मुझे ये चीजें समझ में भी आ रही हैं कि पेरेंट्स भी वर्किंग हैं और बच्चे भी जी अकेले रह रहे हैं, और बच्चों की जी सेफ्टी के लिए भी कहीं ना कहीं वो इस तरह के गैजेट्स दे देते हैं उनके हाथ में। जी चलो जी आते जाते समय हम उनके लोकेशन का ध्यान रखेंगे, वो उनको कोई जी प्रॉब्लम हुई जी। तो वो हमें कॉल हम्म कर सकेंगे। और हम्म। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बच्चों के हाथ में मतलब मिल जाती हैं और उसका वो दुरुपयोग भी करते हैं, नो डाउट बहुत सारे लोग जी दुरुपयोग ही करते हैं। जी जी। तो इन चीजों को बैलेंस करना अपने नॉर्मल लाइफ में कितना कितना चैलेंजिंग हो गया है आजकल लोगों के लिए, बिल्कुल। बहुत तो ज्यादा। इसीलिए मेरा ये कहना है कि पेरेंट्स को थोड़ा पुराने तरीकों पे ध्यान देना चाहिए अभी भी। हम्म। अगर आपको वाकई अपने बच्चों की प्रगति चाहिए तो उनको उनको पुराने जमाने की तरह थोड़ा सा पालें। जैसे जैसे हमारे, संभव है हाँ थोड़ा, जी। क्योंकि वक्त कहते हैं कि बहती गंगा पर जिस तरह धार बह रही है उस तरफ जाना आसान है, लेकिन आप उल्टी धारा चलेंगे तो बहुत मेहनत लगती है, और वो मेहनत बहुत मेहनत और लगती है। प्रगति भी बहुत लेकिन कम। आप ये देखिए ना, जब पहले के जो कलाकार थे वो इतनी ऊंचाइयों तक इसलिए पहुंचे क्योंकि उस समय सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं था, वो अपने आर्ट पर ही कॉन्सेंट्रेटेड थे। हम्म। लेकिन आज वो 10 तरह की चीजें कर रहे हैं, तो मतलब जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है एक एकाग्रता रहना बहुत जरूरी है। एक ही चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और सोशल मीडिया का आप जरूर प्रयोग करें, लेकिन हर समय नहीं। उसका एक टाइमिंग वो कर ले कि मुझे इतनी देर करना है। और बिल्कुल। प्लस क्लासिकल वालों के लिए तो यही है कि मैंने बहुत सारे ऐसे भी वीडियोस देखे हैं जिसमें क्लासिकल भी अपने लोग कर रहे हैं। काफी क्लासिकल के वीडियोस देखती रहती हूँ मैं। हम्म। तो दैट इज अ गुड कंटेंट। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सभी कंटेंट खराब होते हैं, हम्म। लेकिन हाँ, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। एंड अपनी आर्ट पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। ज्यादा टाइम रियाज में लगाएं। पर काम कर रहे हैं उस काम पर हाँ जी। फोकस करना ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल और बिल्कुल। कहीं कहीं सोशल मीडिया भी इस चीज पर मतलब एक ये है कि आप जिस से रिलेटेड वीडियोस ढूंढते हैं वैसे ही जी, रिलेटेड वीडियोस आने लगते हैं, तो ये आप आने लगते हैं फिर। अच्छा है कि आप अभ्यास कर रहे हैं तो बार बार उन्हीं चीजों का अभ्यास कर रहे हैं। जी ये जी। आपके दिमाग में एक कहते हैं ना कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप कर रहा है वो, कि चलिए आप बिल्कुल फोकस बिल्कुल। करें इस चीज पर, तो ठीक है आप इसी पर फोकस रहें, आपको इसी से जी रिलेटेड सारी चीजें आपको दिखाई जाती जी हैं। जी जी। तो ये समझने समझने की बात है कि हम किस चीज को किस तरह से इस्तेमाल करें। तो ये सोशल मीडिया एक आग जी। है, और आग को अगर आपको पता चल गया कि इस्तेमाल कैसे करना है, जी तो आपने जीत जी पा। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भारत के बाहर संगीत प्रस्तुत करते समय विदेशी दर्शकों जी की प्रतिक्रिया कैसी होती है? क्या कोई यादगार किस्सा है आपके जहन में? जी। अभी आज तक तो मैंने सिर्फ यूएई में ही परफॉर्म किया है। बाहर, ऐसे बाहर कोई विदेश में तो मैं नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ, मैंने विदेशी लोगों को भारत में जो उन्होंने देखा है। हम्म। मतलब जो विदेशी लोग, अगर मैंने देखा है कि भारतीय संगीत जब सुनते हैं हम्म। तो उनका एक्सप्रेशन, मतलब एक तो आश्चर्य होता है कि कैसे हो रहा है, क्या है, ये कॉम्बिनेशन कैसे है। ऑब्वियसली वो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसा भी कोई म्यूजिक होता है। और बहुत लोग तो, मतलब बोलना चाहिए, जो यहाँ के बच्चे हैं वो शास्त्रीय में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन बाहर के बच्चे आके शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं। हम्म। हम्म। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बड़े बड़े वादकों और गायकों के भी फॉरेन शिष्य हैं। हम्म। तो उन्होंने लैंग्वेज ना मालूम होते हुए भी हम्म। उन्होंने संगीत को अपनाया है। हम्म। और एक मतलब आश्चर्यजनक रूप से वो एक इंडियन की तरह बजा भी रहे हैं इंस्ट्रूमेंट। ज्यादातर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं, क्योंकि भाषा एक बैरियर हो जाता है, क्योंकि जो इंग्लिश है वो हिंदी कैसे गाएंगे। तो हम्म। ज्यादातर मैंने इंस्ट्रूमेंट्स में देखा है कि वो लोग शिष्य बनते हैं बड़े बड़े वादकों की। हम्म। लेकिन
ऑब्वियसली दे आर मेस्मराइज्ड बाय आवर म्यूजिक। तो उतना उनको शायद समझ नहीं आता होगा, बट ऑब्वियसली जो कॉम्बिनेशन चल रहा है वो लगातार एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक ये महत्वपूर्ण एक चीज है कि उसमें निरंतर रागों के स्वरों के कॉम्बिनेशन आते जाते हैं। तो आपका मूड जो है वो आप मतलब बोर नहीं होते। लगातार कोई ना कोई स्वरों की वो चल रही है, एक एक लहर जिसे आप कह सकते हैं, नहीं, निरंतरता है इस म्यूजिक जिनको में। ये चीजें समझ में आती होंगी तो वही उन जी, पर फोकस कर पाते हैं। वो अदर तो है जी। नहीं समझ में आती हैं तो वो उनके तो लिए वो काफी नहीं जी, ज्यादा, मतलब काफी लंबे जी समय जी तक बिल्कुल, नहीं बैठ पाते हैं वो सुनने के नहीं बैठ पाते हैं जी जी। लिए। तो जी। ज्यादातर तो वही समझ सकते हैं जिन्होंने सीखा है या बचपन से ये संगीत सुना है। जिनको ज्ञान तो हो। इसीलिए तो ये जी, इसीलिए तो क्लासिकल म्यूजिक इज फॉर क्लासेस ये कहा जाता है। हम्म। एंड वो वाला म्यूजिक फॉर मासेस। आपको स्वाद पता है उस भोजन का तो ही आपको अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। जी बिल्कुल, बहुत सही आपने प्रश्न का जवाब दिया कि थैंक मतलब बहुत जरूरी है ये चीजें कि थोड़ी बहुत ज्ञान होना भी जरूरी है, और विदेशों के बिल्कुल लोग ये सुनने के बाद ये जानना शुरू कर देते हैं कि इसमें डेप्थ, जी। इसमें गहराई, डेप्थ है जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उस और गहराई में समझ कुछ जाते हैं। चमत्कार हो रहा है लगातार उस म्यूजिक में, लगातार कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, लगातार न्यू कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, कुछ रिपीटेटिव नहीं है। हम्म। ये चीज कहीं उनको ना और कहीं आश्चर्यचकित जी, करती है। वो सोल को कनेक्ट करती है, वो जी रिदम बिल्कुल। जो है, वो ताल जो। क्योंकि आप देखिए हाँ। म्यूजिक म्यूजिक तो सेम ही है ना, भले लैंग्वेज ना समझ में आए लेकिन म्यूजिक तो हर जगह सेम है, मतलब साउंड तो सब समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब वो मैं कनेक्ट करता है। सूफी गानों के बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी। क्या जो ये सूफी गाने होते हैं ये भी एक तरह के जी। क्लासिकल ही होते हैं, तो इनके बारे में सूफी, आप। सूफी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन सूफी संगीत भी अल्टीमेटली सब कुछ आया क्लासिकल से ही है। हम्म। अल्टीमेटली ये सब आया क्लासिकल से ही है। अब जैसे कैलाश खेर जी हैं, वो सूफी म्यूजिक गाते हैं। सूफी के बारे में मुझे बहुत नॉलेज नहीं है तो मैं उतना नहीं बताना चाहूंगी। तो लेकिन अल्टीमेटली एवरीथिंग हैज कम आउट फ्रॉम क्लासिकल ओनली। हाँ हाँ। जी जी बिल्कुल। जी। मुझे कभी कभी जी, ये मेरा अपना अनुभव है कि क्लासिकल ऐसे हाँ लगता है जी जैसे कि शांत शांत पानी की लेयर, आप समझे, जैसे समझिए कि एक जी 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 शांत जी जी नदी तो बहती रहती है, हम तालाब की बात करते हैं, और उसमें कोई जी बूंद गिराए और फिर वो जो धुन चलती है कुछ उस तरह का है कि जब तक आप शांत नहीं होंगे तब जी तक उस पड़ रही धारा को, जो वो बूंद भी गिर जी रही है, जी जिसे पिन ड्रॉप साइलेंस, तो वो जब पिन जी 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 पर जो आवाज आती है उसे सुन नहीं जी पाएंगे आप। जी। और इसी को अभी क्लासिकल। जी। आपने ये छेड़ा है तो इससे इसी के क्रम में मैं बताना चाहूंगी कि आजकल तो म्यूजिक थेरेपी जो टर्म आया है, हम्म। आजकल तो पेशेंट्स के ऊपर भी क्लासिकल म्यूजिक का प्रयोग किया जा रहा है, उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए, उनको बीपी उनका ठीक करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए। तो ऐसे जो मेंटल रिलेटेड और स्ट्रेस रिलेटेड जो बीमारियां हैं उन पर तो खासकर म्यूजिक थेरेपी अच्छा काम कर रही है। इसको स्वर और वैसे भी चिकित्सा कहा संगीत जाता है जी, स्वर जी जी, चिकित्सा। कई कई प्रकार कहते के हैं कि अगर रागों आपको, का इस्तेमाल किया हाँ, जाता है। आपको अगर वो रागों का पता है तो वो कहते हैं कि ध्वनि आपको ठीक कर सकती है, आपकी मेंटल जी हेल्थ, जी आपकी शरीर की बिल्कुल बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर सकती है, लेकिन आपको बिल्कुल। पता होना अब चाहिए कि देखिए वैसे कौन तो से रिजल्ट में जा रहे हैं। जी। कौन सा जी, अब जैसे म्यूजिक तो जाना ही जाता है आपको काम डाउन करने के लिए। आपको, आप कोई भी म्यूजिक सुनते हैं आपका मूड वैसा हो जाता है। अगर आप सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आपका मूड भी सैड हो जाता है, जी। आप हैप्पी सॉन्ग सुनते हैं तो हैप्पी हो जाता है। ऐसे आप बहुत ऐसे धमाकेदार या बहुत ही शोर शराबे वाला सुनते हैं तो आपको स्ट्रेस होता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिचुएशन में कौन सा म्यूजिक सुन रहे हैं। तो इस तरह से क्लासिकल म्यूजिक को रिलैक्सिंग बोला गया है, क्योंकि उसमें एक तो रॉक पॉप की तरह इतना शोर शराबा नहीं है, और एक शांति से, एक अच्छे से गंभीरता से वो राग जो मेडिटेशन आगे भी बढ़ता है, जी। मेडिटेशन के अवस्था में ले जाता है। जी। जी। तो जी। इस तरह से आप इसे मेडिटेटिव संगीत भी कह सकते हैं। जी। और ये ऐसा ही है कि मुझे लगता है कि जैसे सूफी सॉन्ग के बारे में, सूफी गीतों के बारे में जब मैंने सुना था, जी मुझे इतनी जानकारी जी नहीं है लेकिन मैं पसंद करती जी हूँ सूफी सॉन्ग सुनना। जी जी तो जी उसमें भी मैंने देखा है कि उनकी एक लेयर होती है कि आप
किस ऊंचाई तक पहुंच पा रहे हैं। अगर हम्म आपने हम्म समझिए, वो दिल से और दिमाग दोनों से ही जुड़ा होता है, और बहुत जी कि जी वो इश्क में, मतलब जिसे कहते हैं हम प्यार, और हाँ कहीं ना कहीं हाँ वो भगवान को या डिवाइन को खोजने की कोशिश करते हैं, जी और वो जी उस जी जी लेवल तक पहुंच जाते हैं कि उन्हें किसी हम्म, और की जरूरत नहीं है, लेकिन वो संगीत अपने आप निकल रहा होता है किसी की याद में, हाँ हाँ और वो कोई और नहीं होता, वो डिवाइन ही होता है। उसी के आधार बिल्कुल बिल्कुल, अल्टीमेटली तो आपको भगवान से, ईश्वर से, जो भी आप कहना चाहें, हम्म उनसे तो आप संगीत के थ्रू जुड़ते ही हैं। हम्म तो हम्म। वो तो आप मतलब ये भी एक तरह का भक्तिमय ही संगीत है कि जो आपको बिल्कुल भगवान बिल्कुल, से ये जोड़ता प्रेम है। से ही लसा बसा है। अब वो प्रेम चाहे आपका जी भगवान के प्रति हो, चाहे किसी व्यक्ति जी के प्रति हो, चाहे आत्मा हो, जी चाहे परमात्मा हो, जब आप प्रेम में जी हो जी तो अपने आप वो संगीत बजना शुरू हो जाता है। हो जाता है, सही इसे बात चाहे है। सूफी जी नाम दे, चाहे क्लासिकल नाम दे, वो इसकी जी इसके तरीके सीखने पड़ते हैं, गाने के लिए जी नहीं। बिल्कुल समझने के लिए बिल्कुल मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जब गाने के लिए आप मंचन करते जी हैं तो जी आपको वो तरीके पता होने चाहिए जी, किस बंदिश में आप जा रहे एकमात्र यही ऐसी फील्ड है जिसमें एक लैंग्वेज, एक बैरियर नहीं है। हैं। संगीत आपको पूरी वर्ल्ड से, हर किसी से जोड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए पहले मतलब धुन इसके लिए तैयार की जाती है, और धुन के जी बाद जी शब्द डाले जाते हैं भाव के आधार पर, बिल्कुल कि बिल्कुल आपकी बिल्कुल, सिचुएशन। मैं वेस्टर्न भी गाती हूँ, और मैं वेस्टर्न भी उतना ही इंजॉय करती हूँ जितना इंडियन, क्योंकि उसकी भी एक अपनी अलग शैली है, एक अपने अलग स्टाइल है, हम्म एक अपना अलग सोल है। हम्म तो वो भी क्योंकि म्यूजिक है, तो आप, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। बिल्कुल बिल्कुल। जी और वही है जी, कि सुरीला होना चाहिए, और वो सुरीला होना सुरीला चाहिए, समझने की समझ होनी चाहिए। समझ होनी वो चाहिए, सही समझ बात है। नहीं है आपके अंदर, तो मुझे लगता है आप किसी भी तरह का संगीत एंजॉय। लेकिन जी जी हर इंसान के अंदर संगीत के लिए एक अलग से सबकॉन्शियस माइंड है, मुझे लगता है। है, और मुझे ऐसा नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जो संगीत से अनभिज्ञ है या संगीत जिसको वो पसंद ना हो। वो उसके दिमाग की, मतलब कहते हैं ना, माइंड की एक एक स्थान है उसका। स्थान है उसका, जी। और वो शायद कहीं ना कहीं हीलिंग के लिए ही दिया हुआ है भगवान ने, हीलिंग के कि लिए, जी आपका, जी बिल्कुल हाँ, कि आप उसके थ्रू अपनी हीलिंग कर सकें। कहते हैं कि भगवान बिल्कुल। किसी को उपहार जरूर देता है, वो हम्म, उपहार खोल कर देखने की जरूरत है। उसने हील जी करने बिल्कुल। के लिए भी उपहार दिया हुआ है, आपका जीवन चलाने के लिए भी उपहार दिया हुआ है। जी, लेकिन वही है कि हम नहीं देख पाते, हम बहुत उम्र गुजर जाती है फिर भी उस उपहार को खोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हम नहीं पाते, सही बात है। मान नहीं पाते हैं। तो बहुत जरूरी है हम्म, कि अगर हम अपने अंदर ही देखें कि हमें क्या क्या मिला हम्म, हुआ है, और उसे जी निखारें, तो जीवन काफी आसान हो जाएगा। जी। बिल्कुल तो जी हमारा बिल्कुल। अंतिम प्रश्न अब आपके सामने आ रहा है कि आने वाले समय में आपकी कौन सी बड़ी संगीत योजनाएं या स्वप्न हैं जिन्हें आप साकार करना चाहेंगी। मेरा हमेशा से ये सपना तो था ही कि मुझे संगीत जगत में अपना नाम करना है। जी। वो अभी होना शुरू हुआ है। अभी तो उसमें मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम में नाम करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आप कितना बहुत लोग ऐसे पैसे, पावर, इसके थ्रू भी अपना नाम कर लेते हैं। तो एक एक अच्छे घर का होना, और एक सीधी तरह से सीधे रास्ते पे चलते हुए अपना नाम करना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर भी मैं प्रयत्नशील हूँ, और सबसे ज्यादा तो अब मुझे, जब से मैं एजुकेशन की फील्ड में आई हूँ, जब से मैं एक प्रिंसिपल बनी हूँ, एक इंस्टीट्यूट की, एक यूनिवर्सिटी से जुड़ी हूँ, तब से मुझे ये भी लगने लगा है कि शिक्षा दान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसमें मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो मैंने सीखा है और अभी भी सीख रही हूँ, वो मैं बच्चों को सिखा रही हूँ, आगे उस चीज को ले जा रही हूँ। वो जब टीचर बनेंगे तो वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे। तो इस तरह से मैं म्यूजिक एजुकेशन की फील्ड में भी जो काम कर रही हूँ, तो वो भी मैं आगे करती रहूंगी। साथ ही मैं परफॉर्मेंस भी कर ही रही हूँ। आगे वो उस लेवल का नाम होता है कि नहीं, उपलब्धि कैसी मिलती है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं हमेशा प्रयत्नशील रहूंगी, और नई नई स्टाइल्स हमेशा गाती रहूंगी, और एक्सप्लोर करती रहूंगी। और संगीत ही मेरा जीवन है, हमेशा रहेगा। तो उसको जितना भी मैं आत्मसात कर सकूं, जितना भी मैं उसमें आगे बढ़ सकूं, मैं पूरा प्रयत्न करूंगी कि मैं मतलब कभी रुकू नहीं, हमेशा ये कंटिन्यू नहीं रहे। जी, आप अपने ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं कहना चाहूंगी कि आप संगीत सुनिए तो अच्छा संगीत सुनिए। आजकल जो संगीत आ रहा है उससे थोड़ा सा पीछे हटिए।
थोड़ा सा पुराने जमाने के भी जो बॉलीवुड का जो गाने हुआ करते थे उसको सुनिए, थोड़ा सा शास्त्रीय संगीत से नाता जोड़िए, जी थोड़ा सा आध्यात्मिक संगीत से नाता जोड़िए, भजन सुनिए, जरा अच्छा म्यूजिक जो आपको अच्छा बनाए, आपकी पर्सनालिटी निखारे, आपको आज के दौर का सिर्फ हल्ला गुल्ला वाला या मस्ती करने वाला म्यूजिक नहीं, जो आपको बैलेंस्ड बनाए, जो आपको और शक्ति दे और अच्छा या क्रिएटिव करने के लिए क्रिएटिव म्यूजिक सुनिए। तो इस तरह से मैं उनको बोलूंगी कि शास्त्रीय संगीत से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जुड़िए, थोड़ा सा संगीत सीखने की कोशिश करिए अगर आप सीख सकते हैं तो, नहीं तो कम से कम क्लासिकल की इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, कभी सुनने का प्रयत्न कीजिए। भले ही अच्छा ना लगता हो क्योंकि आपने सुना नहीं इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, एक बार सुनेंगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो जी थोड़ा सा उससे संबंध बनाइए, वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए क्लासिकल सबसे ज्यादा अच्छा संगीत माना गया है। इस तरह से मैं बोलूंगी कि और जो ऑलरेडी संगीत के क्षेत्र में हैं, वो इसका दामन थामे रखें और क्लासिकल को आगे बढ़ाते रहें, और उसमें और भी जो नवीनता ला सकें, कुछ नया उसमें से निकाल के ला सकें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। जी जी, बहुत ही सुंदर संदेश दिया है आपने श्रेयसी। जी 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 और जी, आपसे थैंक बात यू। करके हमने संगीत के बारे में बहुत कुछ जाना, और अपने भारत की धरोहर, भाव ताल राग, जी जी अपने देश की जो हेरिटेज है उसे संभाल कर रखना, उसे आगे बढ़ाना, आगे जी की पीढ़ी को देना, ये सारी बहुत जी महत्वपूर्ण बातें आपने हमें बताई हैं। इसके लिए बहुत जी, बहुत धन्यवाद। हमारे मंच पर आने के लिए आपका हृदय तल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और संगीत की जानकारी भी मैंने सब तक पहुंचाई आपके चैनल के थ्रू, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी धन्यवाद। और फिर मिलेंगे कभी ना कभी। और तब तक के जी लिए बिल्कुल। नमस्कार। शुभ नमस्कार। शुभ रात्रि।